अकील साहब, बट हुकूमत ये क्यों समझती है कि जैसे 18वीं के बाद सारे सूबाई सब्जेक्ट बना दिए गए थे और फिर विफाक एक अम्ब्रेला के तहत उसको ओवरसी करती थी, लेकिन मेनली सूबे देखते थे। अब वो निज़ाम नहीं, अब बेहतर है कि विफाक इसको टेक ओवर करे। देखें, उस निज़ाम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप अगर देखें जो इवन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं कि मिसाल के तौर पे आप एजुकेशन के देख लें, उसमें डिस्पैरिटी नहीं है क्या पंजाब में जो एजुकेशन सिस्टम है क्या वही बलूचिस्तान में है, क्या वही KPK में है, क्या वही सिंध में है? तो कम अज़ कम हैं तो हम सब पाकिस्तानी एट द एंड ऑफ द डे, और ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं। बाद में जाके ये मुख्तलिफ अपने प्रोविंसेस में हैं, लेकिन बहसीयत पाकिस्तानी और मिनहसल कौम हमें बिल्कुल एजुकेशन की तरफ तवज्जो भी देने की ज़रूरत है, और जो नेशनल एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है उस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है कि करिकुलम के अंदर, निसाब के अंदर और दीगर जो चीज़ें हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली डिस्कशंस अभी चल रही हैं, इसमें क्या फाइनल शेप अप होती है, क्या फाइनल ट्यून्ड एक पॉलिसी आती है, अच्छा, फिर ये बताइएगा, ये क्यों ज़रूरत समझी हुकूमत ने कि इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर नज़रसानी की जाए? देखें, इसकी दो वजूहात हैं, और दोनों वजूहात जो हैं वो माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है, शायद एक सियासी जमात जो है, जब वो अपने दौरे हुकूमत में, आपको याद होगा कि बानी PTI ने 1 साल का डिले किया था CEC की अपॉइंटमेंट के ऊपर, एंड विच इज़ अ फैक्ट कि 1 साल डिले किया क्योंकि वो उस वक़्त के वज़ीर आज़म के साथ कोई मशावरती अमल में बैठना ही नहीं चाहते थे, या बैठने से जो है वो कासिर थे फॉर वट एवर रीज़न। अब यहाँ पे यही चीज़ जो अभी फॉर्मर लीडर ऑफ द अपोजिशन थे वो नहीं बैठना चाहते थे, उमर अयूब साहब, और यही हुआ कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके सिर्फ ख़तो किताबत की, हालांकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको बाकायदा मशावरत की दावत दी ताकि ये प्रोसेस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इसको डिसाइड होना चाहिए, जो मशावरत लीडर ऑफ द अपोजिशन और एंड द प्राइम मिनिस्टर जो कंसल्टेशन होती है वो ताकि हो, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस आगे बढ़े, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो ये कम अज़ कम इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती हैं तो फिर उस हवाले से आपको ये देखने की ज़रूरत है कि उसमें कम अज़ कम उस प्रोसेसेस में आपको कोई बेहतरी या आसानी लाने की ज़रूरत है कि जब एक आप बिल्कुल स्टेटस को पोजीशन पे आ जाएं या स्टॉल हो जाएं चीज़ें, तो उनको आगे बढ़ाने के हवाले से इसी चीज़ को तो मद्देनजर रखते हुए अभी पीछे तब्दीली भी तो की, और फिर एक तरीक़ाकार प्रोवाइज़ो में डाला गया जिसके तहत वो पार्लिमानी कमेटी कायम होगी, और फिर वो अगर कोई डेडलॉक पैदा होता है तो उस सूरत में वो सॉर्ट थ्रू कर लेगी सारी चीज़ें। तो वो काफ़ी नहीं, आईनी तरमीम ही क्यों? आप दुरुस्त कह रही हैं, दैट्स नॉट इनफ, और उसकी वजह यह है कि पहले कम अज़ कम स्टेप 1 तो कंप्लीट हो। जब पहला प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ, वज़ीर आज़म की और लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की आपस में मशावरत ही नहीं हुई, तो दूसरे स्टेप पे आप मतलब वो डिस्कशन तो कम अज़ कम हो। अगर वो नहीं हो रही तो फिर उसके बाद फिर दूसरा स्टेप है। उमर अयूब साहब भी दूसरे स्टेप पे पहले चले गए। तो क्या आप ये मशावरत ही ख़त्म करने का इरादा रखते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुशावरत डेफिनेटली होगी, और उसमें मुशावरत का जो अमल है उसको देखा जाएगा कि किस तरह उसको जो है मज़ीद फ़ाल, मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, ताकि किसी तातुल का शिकार ना हो, किसी डिले का शिकार ना हो, ये तमाम तर चीज़। और यानी अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बैठना चाहते तो फिर ना बिठाया जाए, जो हुकूमत है वो अपने तहीं आगे चले, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी स्टिल मैं यही कहूँगा कि उसका जो एक वर्किंग मैकेनिज़्म है या उसका क्या तरीका कार इख्तियार होता है, या क्या प्रपोजल डिस्कस होती हैं आप जिस पे एक कंसेंसस डेवलप हो, इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। कंसेंसस तो बात की, मैं तो आपसे बस समझना चाह रही हूँ कि अभी हुकूमत के जहन में चल क्या रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बड़ी खुलकर सामने आ गई है ना, तो हुकूमत का इस वक्त मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी है। ये बता दीजिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को दोबारा से क्यों बहाल कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा एक जो अलमिया है इस तमाम तर मामले के ऊपर कि मुशर्रफ साहब के टाइम पे इसको अबॉलिश कर दिया गया था, और अभी भी आप देखें तो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, होर्डिंग, दीगर जो चीज़ें हैं, और समरी ट्रायल्स के जो समरी ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल, जिनकी सज़ा जो है 2 साल तक है या 2 साल से कम है, मतलब 6 महीने, 3 महीने। अदालतों पे इतना ज़्यादा बर्टन है, मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स में छोटे छोटे जो जुर्म हैं उनकी सज़ाएं जो हैं उस हवाले से, क्योंकि एक बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है सारा उस हवाले से, तो कोर्ट्स पे बर्डन कम करने के लिए जो मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं उनको
दोबारा से एक रिफाइंड तरीके से लाया जा रहा है। नॉट ओनली दिस, ये माइनर ऑफेंसेस के ऊपर जो है वो मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं जिस तरह इन द पास करते थे, ताकि एक आपका गवर्नेंस का जो पूरा मैकेनिज्म है वो स्ट्रेंथन हो। अच्छा साहब, ये बताएं फिर कि आईनी बेंचेस बनाए गए अभी कुछ ही महीने पहले, बिल्कुल ठीक, आईनी बेंचेस बनाए गए कुछ ही महीने पहले, अब आईनी अदालत की जरूरत क्यों? देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर आपको याद हो तो शुरू से ही उसमें आईनी अदालत का दर्ज है और उसमें आईनी बेंचेस जो हैं वो सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़ जो सिचुएशन पे था। ज़ाहिरी बात है कि हमें ऑपोजिशन के भी दोस्तों के वोट दरकार थे और उस पर जो एक सिचुएशन उसमें बनी वो आपसे ढकी छुपी नहीं है। और उस हवाले से क्योंकि एक अनफिनिश्ड कह लें एजेंडा है या अनफिनिश्ड बिजनेस है आईनी अदालत के हवाले से, जो कि पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ रहे, लेकिन उसका मेन मकसद ये है कि सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, कॉर्पोरेट और कमर्शियल जो डिवीजन है वो कम से कम एक ओवरबर्डन है, वो एक साइड पे हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं उनको पूरा टाइम मिले। दो एग्जांपल्स, दो मिसालें आपको दूंगा। अभी रिसेंटली आप देखें जो सुपर टैक्स का केस है या जो टैक्सेशन का केस टेकअप हुआ है, अब उस हवाले से उसकी कितनी हेयरिंग्स हो गई, फिर डिमांड होती है फुल कोर्ट बने, फुल कोर्ट नहीं तो लार्जर बेंच बने। मतलब क्या सारा काम यही होना है और कोई किसी आम शहरी का केस जो है वो टेकअप नहीं हो सकता? या उसके जो है इसी हवाले से दूसरी एक मिसाल मैं आपको उसकी रिजर्व सीट्स की जजमेंट्स के हवाले से देता हूँ। एक महीना, मतलब एक महीना उस फैसले के टाइम पे, एक महीना रिव्यू के टाइम पे, इतना टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है और डिले हो जाते हैं केसेस डॉकेट के ऊपर जो हैं। तो ज़ाहिरी बात है उस पूरे मैकेनिज्म को देखते हुए जो आईनी अदालत का क़याम था, जो 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे आईनी बेंच बनाया, और क्रिटिसिज्म आपकी तरफ से ही आता है, मीडिया के दोस्तों की तरफ से आता है, सहाफ़ी बरादरी के दोस्तों की तरफ से आता है कि आईनी बेंच क्यों बनाया है जी, आईनी बेंच, ये तो दो चीज़ें पैरेलल में काम करी। तो उसको मेरे ख्याल से ये अभाम भी दूर हो जाएगा जब आईनी अदालत का क़याम होगा, तो एक मज़ीद बेहतर तरीके के साथ जो है दुनिया पूरी में जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स काम करते हैं और वो सेपरेटली अपना काम करते हैं, दीगर केसेस के लिए दीगर अदालतें मौजूद हैं ऑलरेडी जो है फेडरल शरीयत। वो क्रिटिसिज्म किसी और तनाजुर में भी आता है, लेकिन चले वक्त की कमी की वजह से मैं निटी ग्रिटीज में नहीं जाती। हमारे पैनल के ऊपर माहिर कानून है रीमा उमर साहिबा, वो आपसे स्पेसिफिक कोई कानूनी सवाल करना चाह रही हैं काफ़ी देर से। रीमा जी, थैंक यू सो मच अलीना एंड शुक्रिया बैरिस्टर अकील फॉर योर टाइम। बहुत से मेरे सवालात हैं और मेरा अपना एनालिसिस है, इन सब इश्यूज़ पे रिसर्च है जिसका उन्होंने हवाला दिया। तो सवाल मेरा ये है, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, क्या पब्लिक को या उन लोगों को जिन्होंने इन सब इश्यूज़ पे काम किया है उनको आप मौका देंगे कि वो अपनी सबमिशंस, आपका जो भी ड्राफ्ट है उस पर दे सकें? क्योंकि मेरी नज़र में जिस तरफ आप बात कर रहे हैं हमारे आइन के बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं, चाहे वो आर्टिकल 175(3) हो जो कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलहदा किया जाएगा, चाहे वो फेडरलिज्म हो, प्लूरलिज्म हो, इन सब में ट्वीकिंग की जाएगी। तो क्या हमें मौका मिलेगा कि हम भी एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत अहम होती है कानून साजी के लिए, आइन साजी के लिए और भी अहम होती है, क्या आप हमें मौका देंगे कि हम अपने सबमिशंस दे सकें प्लीज़? अकील साहब। रीमा साहिबा, बहुत आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है, और अगर आपको याद हो तो 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे भी मैंने सिविल सोसाइटी के साथ इंगेज किया है, HRCP वालों के साथ मैं 3 घंटे नॉन स्टॉप जो है 3 के 4 घंटे में एक सिटिंग में उनके साथ बैठा, तमाम चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, उनकी जो गुजारिशात थी जो उन्होंने बताई वो भी नोट डाउन की। तो मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जब ये पेश होगा, जो रेलेवेंट कमिटीज़ के पास जब जाएगा, स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, तो उस हवाले से बिल्कुल पब्लिक, सिविल सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स की जो इनपुट है वो आना ज़रूरी है। वी अंडरस्टैंड दैट एंड ऑफ कोर्स इट शुड डेफिनेटली बी देयर एंड शुड एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट जो आपके कंसर्न्स हैं, जो आपकी इनपुट है वो भी उसमें होनी चाहिए, और ये होगा जब स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास आएगा तो बिल्कुल दैट्स अ टाइम। एंड बिफोर दैट एज वेल मैं खुद जो है वो फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, मैं खुद सिविल सोसाइटी के साथ भी इंगेज करूंगा, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ भी इंगेज करूंगा। और वी होप सो, बिकॉज़ आप जो 26वीं तरमीम का हवाला दे रहे हैं सर, वो कुछ एक तो इतने ज़्यादा मुबहिम ड्राफ्ट्स थे, उनमें से कौन सा था वो भी नहीं पता था, और कुछ घंटों के लिए अगर आप सलाह मशवरा करके तो कुछ नहीं है, तो लंबा प्रोसेस है। आई थिंक अगर सिविल सोसाइटी को भी टाइम मिले इसके ऊपर डिलिब्रेट करने का तो ज़्यादा बेहतर होगा। रीमा, कुछ मजीद सवाल है?
एग्जैक्टली यही है कि मीटिंग्स की जगह अगर आप सबमिशंस का वक्त दें और मीनिंगफुल होनी चाहिए ना कंसल्टेशंस, ऐसा कि हमें भी पता चले कि वो रिजेक्ट हुई हैं या वो हम रिटन फॉर्म में कहीं पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बने। दैट विल बी आई थिंक मच बेटर, क्योंकि बहुत अहम चेंजेस हैं जो आप करने जा रहे हैं। चलें हम फिर, ठीक है, इस उम्मीद के साथ अकील साहब कि जल्द से जल्द आप आने वाले इससे मुतल्लिक क्लैरिटी के साथ हुकूमत सामने आएगी और जो भी आइडिया है, सबमिशंस हैं, ड्राफ्ट है, वर्किंग पेपर जैसे आप कह रहे हैं, वो सबके साथ शेयर किया जाएगा ताकि सारे प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी।